लास्ट क्लास में हम वर्ब का बेसिक्स डिस्कस कर चुके थे। आज हम प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं और मैं आपके लिए क्वेश्चन का सेट लेके आई हूँ जिसमें उन सब पॉइंट्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रम्प कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड चाइना फॉर क्रिएटिंग कोरोना वायरस एज अ बायो वेपन। इस सेंटेंस में क्या एरर है? इस सेंटेंस में आप देखिए, मैंने यहाँ लिखा कंक्लूसिवली और यहाँ मैं लिख रही हूँ सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ पे संदेह करना और कंक्लूसिवली का मतलब होता है कि निष्कर्ष निकालना। आप खुद सोचिए, क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं? एक तरफ मैं बोल रही हूँ सस्पेक्टेड यानी संदेह व्यक्त करना और कंक्लूसिव यानी मैंने निष्कर्ष भी निकाल दिया। तो ये दोनों वर्ड आपस में क्या हो गए? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए हैं, यानी विरोधाभास प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे सस्पेक्टेड के साथ में कंक्लूसिवली नहीं यूज कर सकती हूँ, तो ये कंक्लूसिव यहाँ पे गलत हो गया। करेक्ट सेंटेंस मेरा रहेगा, ट्रम्प सस्पेक्टेड चाइना फॉर क्रिएटिंग कोरोना वायरस एज अ बायो वेपन। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूसिवली यूज नहीं होगा। सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा, ही वॉज नॉट एट द होम द लास्ट नाइट, ही मे बी द मर्डर। यानी लास्ट नाइट को वो घर पे नहीं था, वो मर्डर यानी खूनी हो सकता है। तो बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है? इस सेंटेंस में आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा वॉज, यानी मुझे क्लियरली पता चल रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ, पास्ट टेंस की। पर यहाँ पे मैंने मोडाल की फॉर्म क्या ली है? मे। और मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि मे का पास्ट क्या होता है? माइट। यानी यहाँ पे करेक्ट फॉर्म मे ना होके क्या होगी? माइट। करेक्ट सेंटेंस मेरा बनेगा, ही वॉज नॉट एट द होम द लास्ट नाइट, ही माइट बी द मर्डरर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, व्हेन कोरोना befell इंडिया द इंडियंस फेस्ड इट विद करेज एंड यूनिटी। इसमें क्या एरर है? क्या आप बता सकते हैं? मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूं कि कोई विपदा आना या कोई घटना घटना, उसके लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? दैट इज befall। और befall की सेकंड फॉर्म क्या होती है? befell। When Corona befell India, the Indians faced it with courage and unity। इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस मेरा पूरी तरह से ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, he might the culprit। आपको यहाँ क्या एरर दिखाई दे रही है? आप देखिए, यहाँ मैंने मोडाल यूज किया might, पर इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी वर्ब नहीं है। और हमें एक बात पता है कि मोडाल के साथ हमेशा V1 फॉर्म का यूज करते हैं। मैं कहना चाह रही हूँ he might be the culprit। कौन सी फॉर्म लगाई मैंने यहाँ पे? be। V1 क्या होती है? be। इसका मतलब होता है होना। करेक्ट सेंटेंस मेरा क्या होगा? he might be the culprit। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, he could snatch all the money but he left him with few pounds। मतलब वो उससे सारे पैसे छीन सकता था लेकिन उसने उसको कुछ पाउंड्स के साथ छोड़ दिया, यानी कुछ पाउंड्स उसके पास छोड़ दिए। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ सेंटेंस में क्या एरर है? अगर आप इसको चेक करें, आप मैंने यहाँ क्या लगाया है? दिस इज कुड, यानी पास्ट टेंस की मैं बात कर रही हूँ। लेफ्ट यानी मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से ठीक है नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक बात समझाई थी, जब भी मैं पास्ट की क्षमता की बात करती हूँ तो मैं कैन या कुड का यूज करती हूँ, लेकिन जब मैं भूतकाल में हुए किसी साधारण वाक्य का प्रयोग कर रही हूँ तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस मेरा बनेगा, ही कुड हैव स्नैच्ड ऑल द मनी। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिखूंगी कुड हैव स्नैच्ड ऑल द मनी बट ही लेफ्ट हिम विथ फ्यू पाउंड्स। तो करेक्ट स्ट्रक्चर मेरा रहेगा कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, I announced that he is the winner। यानी मैंने क्या अनाउंस किया था? कि वो विनर था। अनाउंस्ड में ed लगा है, दैट मीन्स ये क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस मेरा भूतकाल की बात कर रहा है, यानी इसमें जितनी भी वर्ब्स यूज होंगी दैट शुड बी इन पास्ट टेंस ओनली। लेकिन यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ? इज। तो ये इज यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसकी जगह हम लगाएंगे वाज। तो करेक्ट सेंटेंस मेरा बनेगा, I announced that he was the winner। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, very soon he realized that he will be caught। मैं आपसे अगर पूछूं इसमें क्या एरर है, आप चेक करिए इसमें क्या एरर है। आप यहां देखिए,
रियलाइज्ड, यानी इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि सेंटेंस मेरा पास्ट टेंस की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ मैं क्या यूज़ कर रही हूँ हेल्पिंग वर्ब में, दिस इज विल, यानी ये इनकरेक्ट है। आपको ये बात पता है कि विल का पास्ट कन्वर्जन होता है वुड और शैल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है शुड में, यानी यहाँ पे विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में। करेक्ट सेंटेंस मेरा बनेगा वेरी सून ही रियलाइज दैट ही वुड बी कॉट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने आगे लिखा ही इज अफ्रेड टू गोइंग आउट आफ्टर सनसेट। ही इज अफ्रेड टू गोइंग आउट सनसेट, इसमें क्या एरर है? आप यहां पे देखिए, अफ्रेड के बाद मैंने लगाया टू और टू के बाद मैं लगा रही हूं आईएनजी फॉर्म। क्या ये करेक्ट है? आपको पता है टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, यानी यहां क्या लिखेंगे हम, ही इज अफ्रेड टू गो आउट आफ्टर सनसेट, या फिर इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर द सनसेट, राइट। लेकिन आपको याद होगा मैंने कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स बताई थी जिसके साथ हम टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अकस्टम्ड टू स्मोकिंग, राइट। बट अफ्रेड उन वर्ब्स में से एक नहीं है, एक जेनरिक वर्ब है। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, 2+V1 का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा यू ought टू हेल्प योर ब्रदर्स ड्यूरिंग देयर बैड हेयर डेज व्हेन दे वर इन लंडन, राइट। यानी मैं क्या कहना चाह रही हूं कि तुम्हें अपने भाइयों की सहायता करनी चाहिए थी जब वो कहाँ थे, जब वो लंदन में थे, यानी मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ। वर्ड से मुझे क्या पता चला, मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक फ्रेज यूज किया है दैट इज बैड हेयर डेज। ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बुरा दिन या फिर अस्त व्यस्त दिन। इस सेंटेंस में इसका मीनिंग होगा बुरे समय में, यानी आपको क्या करना चाहिए था, आपको अपने भाइयों की सहायता करनी चाहिए थी उनके बुरे टाइम में जब वो लंदन में थे, आपको ऐसा करना चाहिए था। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में मेरे पास आता है मोडाल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी करके आए हैं, दैट इज कुड हैव हेल्प्ड। तो सेम यहाँ पे भी होगा, यू ought टू हैव हेल्प्ड योर ब्रदर्स, यानी आपको अपने भाइयों की सहायता करनी चाहिए थी पर आपने नहीं की। इसका ये मीनिंग बनता है। मैं क्या लिखूंगी, यू ought टू हैव हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म आएगी और हैव का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ही डाइड ऑफ हंगर आई शुड गिव हिम फूड, यानी डाइड से मुझे पता चल रहा है कि मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ कि उसकी मृत्यु हो गई, किस वजह से, भूख की वजह से। मुझे क्या करना चाहिए था, उसे खाना देना चाहिए था, यानी ये भी सेम स्ट्रक्चर है। इसमें मेरे पास आएगा शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी करेक्ट सेंटेंस मेरा बनेगा आई शुड हैव गिवन हिम फूड, यानी मुझे उसे खाना देना चाहिए था क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ही डाइड ऑफ हंगर आई शुड हैव गिवन हिम फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यू ought टू अ गुड ब्रदर लाइक लक्ष्मण, यानी आपका कर्तव्य है। ought टू मैंने बताया था कब यूज करते हैं, नैतिक कर्तव्य को दर्शाने के लिए, मस्ट वाली सेंस में, या फिर मोरल ऑब्लिगेशन, यानी कोई मेरा नैतिक धर्म या ड्यूटी होती है उस केस में। तो मैंने लिखा यू ought टू अ गुड ब्रदर लाइक लक्ष्मण, पर यहाँ पे एक एरर है। क्या एरर है, यहाँ पे हमने वर्ब का यूज नहीं किया है और आपको पता है मोडाल के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, दैट इज V1। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बी। यू ought टू बी अ गुड ब्रदर लाइक लक्ष्मण, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। बी मतलब होना चाहिए, इसलिए बी का मतलब होता है होना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वर्ब क्या है कि हमें ऐसा होना चाहिए था, वर्ब यहाँ पे मिसिंग थी तो हमने वर्ब अपनी यूज की और उसकी कौन सी फॉर्म यूज की, दैट इज फर्स्ट फॉर्म यानी बी। तो करेक्ट सेंटेंस बना यू ought टू बी अ गुड ब्रदर लाइक लक्ष्मण। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा है ही लाइड ऑन द सोफा एंड प्लेड हिज फेवरेट टीवी शो, यानी आपको क्लियर हो रहा है
प्लेड को देख के, लाइट को देख के कि सेंटेंस मेरा पास्ट में है। तो यानी इसमें तो कोई एरर नहीं है, दोनों वर्ब्स मैंने पास्ट में लिखी है। लेकिन आप ये वर्ब देखिए लाइट, मैं आपको बता चुकी हूँ लेटना। लेटना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाई, LIE। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? दैट इज ले, एंड थर्ड फॉर्म इज लेन। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा? LIED, यानी सेंस गलत हो गई। इस लाइट का मतलब है झूठ बोलना। लेटना की सेकंड फॉर्म होती है लाई, ले एंड लेन। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म मेरी होगी ले। तो मैं क्या लिखूंगी? ही ले ऑन द सोफा एंड प्लेड हिज फेवरेट TV शो। ये करेक्ट सेंटेंस होगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही लाइज द बुक्स इन द शेल्फ एंड लेबल्स देम। आपने 3 लाई पढ़े थे। फर्स्ट वन इज लाई, लाइड, लाइड, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। सेकंड लाई आपने पढ़ा था लाई, ले, लेन, जिसका मतलब होता है लेटना। थर्ड लाई आपने पढ़ा था किसी चीज़ को अरेंज करना, अंडे देना या फिर न्यौछावर करना। दैट इज ले, लेड, लेट। तो अब इस सेंटेंस की सेंस देखिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ही लाइज द बुक्स, क्या वो बुक्स को झूठ बोलता है या बुक्स को लेटा देता है? नहीं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बुक्स को अरेंज किया उसने। यानी मैं बात कर रही हूँ LAY, ले की, जिसकी वर्ब की फॉर्म होती है ले, लेड, लेड। यहाँ पे करेक्ट वर्ब मेरी होगी ले, ना कि लाई। ठीक है, तो यहाँ क्या सेंटेंस बनेगा मेरा? ही लेज द बुक्स इन द शेल्फ एंड लेबल्स देम। और अगर मैं पास्ट में बात करती तो मैं बोलती ही लेड द बुक्स इन द शेल्फ एंड लेबल्ड देम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा ही ले हिज लगेज ऑन द फ्लोर, यानी उसने अपना लगेज फ्लोर पे रख दिया। तो यहाँ पे मेरी जो वर्ब है ले, क्या ये करेक्ट है? हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया LIE, लाई का मतलब झूठ बोलना, या फिर लाई, ले, लेन का मतलब लेटना, और रखने का मतलब होता है ले, लेट, लेट। तो उसने अपना लगेज कहाँ रख दिया? फ्लोर पे रख दिया। तो ये ले यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एंड ले डाउन ऑन द सोफा, एरर मेरी इस पार्ट में है। क्या वो खुद को ले डाउन करेगा या वो लेटेगा? अपने आप को रखेगा या लेट जाएगा? सामान रखने के लिए ले डाउन का यूज हम करते हैं, लेकिन अगर खुद को ही लेटेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लाई, ले, लेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइज। पास्ट की बात नहीं है, प्रेजेंट की बात चल रही है। तो लाई का क्या बनेगा? लाइज बनेगा। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? लाइज। ठीक है, ही ले हिज लगेज ऑन द फ्लोर एंड लाइज डाउन ऑन द सोफा, यानी वो अपना लगेज फ्लोर पे रखता है और सोफा पे लेट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा शांतनु वाज बोर्न इन एन एफ्लुएंट फैमिली बट ही इज स्टिल एन इनमैनर्ड फेलो। तो पहली बात तो आप एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पे वॉज का यूज किया, यानी मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, और यहाँ मैंने लिखा ही इज स्टिल एन इनमैनर्ड फेलो। क्या यहाँ पे एरर होगी? नहीं, यहाँ तक की सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है कि वो बोर्न कहाँ हुआ था? एफ्लुएंट फैमिली में। एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, प्रोस्परस, यानी हर तरीके से जो माला माल हो, प्रोस्पेरिटी हो, जहाँ पे रिच हो। ठीक है, यानी वो अमीर फैमिली में पैदा तो हुआ था, लेकिन क्या है? वो इल मैनर्ड है, उसमें कोई तमीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इज भी करेक्ट है, वाज भी करेक्ट है। ठीक है, एफ्लुएंट आप नोट डाउन कर लेना। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच या प्रोस्पर, जिसको हम बोल सकते हैं धनी या समृद्ध। ठीक है, एरर यहाँ पे कहाँ है? एरर है इस पार्ट में। मैंने आपको बताया था बियर। बियर का मतलब होता है पैदा होना या करना। ठीक है, बियर की सेकंड फॉर्म होती है बोर, थर्ड फॉर्म होती है बोन। ठीक है, और मैंने आपको एक बियर और बताया था, दैट इज बियर, बोर, बोन। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। जो ये थर्ड फॉर्म NE है, इसका मतलब होता है सहन करना, पैदा होना, दैट इज BORN, उसमें E नहीं होता है।
तो यहाँ पे करेक्ट मेरी वर्ब होगी शांतनु वाज बोर्न इन एन एफ्लुएंट फैमिली। बोर्न की स्पेलिंग पे आप ध्यान रखेंगे, दैट इज BORN। अगर मैंने BORNE लिख दिया है उसका मतलब मेरा बन जाता है बर्दाश्त करना या सहना, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ उसका जन्म हुआ, तो क्या करेक्ट फॉर्म होगी मेरी? बोर्न, दैट इज BORN, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने लिखा प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी ऑप्ट टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड इन्फेक्शन, यानी आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, बरतनी चाहिए, एक्चुअली शुड बी चाहिए, यानी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? ताकि जो कोविड इन्फेक्शन की चेन है उसको ब्रेक कर दिया जा सके। लेकिन आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था ये स्ट्रक्चर शुड प्लस बी आ जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी ऑप्ट नहीं होगा, करेक्ट वुड बी ऑप्टेड। यहाँ पे करेक्ट क्या होगा मेरा? करेक्ट होगा ऑप्टेड। करेक्ट सेंटेंस मेरा बनेगा प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी ऑप्टेड टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड इन्फेक्शन, ठीक है। शुड प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिकॉशनरी एक्शन आर ऑप्टेड टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड इन्फेक्शन। प्रिकॉशनरी एक्शन आर ऑप्टेड टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड इन्फेक्शन। अब हमें इसमें एरर फाइंड करना है। क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या एरर है? आप देखिए, अब फर्स्ट चेक करेंगे टू के बाद मैंने यूज किया V1, इसका मतलब यहां तक ये करेक्ट है, ठीक है। आर और उसके बाद मैंने यूज किया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, यानी मैं पैसिव वॉइस में बात कर रही हूं, तो यहां तक भी ठीक है। तो मिस्टेक कहाँ है? मिस्टेक है मेरी हेल्पिंग वर्ब आर में। क्यों? क्योंकि प्रिकॉशनरी एक्शन ये मेरा सब्जेक्ट है, और आप यहाँ पे ध्यान दें कि मेरा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, और मैं उसके साथ क्या यूज कर रही हूँ? आर। सो दिस इज इनकरेक्ट। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो मेरी हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? इज ऑप्टेड, यानी प्रिकॉशनरी एक्शन इज ऑप्टेड टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड इन्फेक्शन। यानी कहीं भी आप वर्ब यूज कर रहे हैं या हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट पे भी ध्यान दें कि क्या वो वर्ब हमने उसके अकॉर्डिंग लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही मे लीव लॉन्ग प्रेड हिज मदर। जब मैंने आपको मे पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मे का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मे का यूज हम संभावना बताने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा मे को मैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी इच्छा व्यक्त करने में, सुझाव देने में, या कोई सजेशन देने में, या कोई एडवाइस देने में यूज कर सकती हूँ। परमिशन लेने में भी मैं उसका यूज कर सकती हूँ। तो ही मे लीव लॉन्ग प्रेड हिज मदर एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है, प्रे कर रही है भगवान से कि भगवान मेरा बेटा क्या हो? लंबी आयु जिए, दीर्घायु जिए। तो करेक्ट फॉर्मेशन मेरा हमेशा होता है मे ही लीव लॉन्ग, ठीक है। जब भी मे को हम एज अ ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं तो उस केस में सेंटेंस फॉर्मेशन मेरा होता है मे प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब। यानी मैं प्रेयर जाहिर कर रही हूं तो मैं लिखूंगी मे ही लीव लॉन्ग विद द एक्सक्लेमेशन साइन प्रेड हिज मदर, ओके, क्योंकि यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे। अगर आप इस सेंटेंस को नहीं लिखेंगे तो इसकी सेंस क्या बन रही है? ही मे लीव लॉन्ग, यानी वो लंबा जी सकता है, संभावना है इस बात की। बल्कि हम यहाँ संभावना नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ क्या बता रहे हैं? हम उसकी माता की इच्छा बता रहे हैं, वो प्रार्थना जाहिर कर रही है। तो क्या बोलेंगे हम? मे ही लीव लॉन्ग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज ही यूज्ड टू स्मोक डेली। मैंने जब आपको यूज्ड टू पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि यूज्ड टू का यूज हम दो तरीके से करते हैं। एक हम यूज करते हैं पास्ट का एक्शन दिखाने के लिए, एक हम यूज करते हैं हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए। अब आप एक बात देखिए, इसका क्या मतलब है?
मैंने बोला इज ही यूज टू स्मोक डेली। ठीक है, इसका मतलब मैं उसके हैबिचुअल एक्शन की बात कर रही हूं। क्या वो डेली ऐसा करता है? ठीक है, तो करेक्ट यहां पे क्या होगा? ING। तो हम क्या बोलेंगे? इज ही यूज टू स्मोकिंग डेली, राइट। ये फॉर्मेट स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब प्लस ING जब हम किसी हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं। तो क्या फॉर्मेशन होती है मेरी? सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब प्लस ING। ठीक है, इज ही यूज टू स्मोकिंग डेली, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस था, तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेरा सेंटेंस में आगे आ गया है। बाकी फॉर्मेशन में क्या होगा? वर्ब में ING लगेगा। तो इनकरेक्ट था स्मोक, यहाँ पे करेक्ट होगा स्मोकिंग। इज ही यूज टू स्मोकिंग डेली। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही यूज्ड टू स्मोक। ये सेंटेंस फॉर्मेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। जब भी यूज टू आए और साथ में V1 यूज कर रही हूँ, यानी मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। दिस इज परफेक्टली करेक्ट। ही यूज टू स्मोक। लेकिन अगर मैं इसका हैबिचुअल बनाती तो मैं क्या बोलती? ही इज यूज टू स्मोकिंग। बट ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। ही यूज टू स्मोक यानी मैं पास्ट की बात कर रही हूँ कि वो स्मोक करता था। ठीक है, अगर मैं इसी सेम सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाती हूँ तो क्या बनेगा? डिड ही यूज टू स्मोक। तो ये भी मेरा करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, इस सेम सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकती हूँ, यूज्ड ही टू स्मोक। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है और ये अबो रिटन सेंटेंस के इंटरोगेटिव फॉर्म्स हैं। ही यूज्ड टू स्मोक, पास्ट की बात कर रही हूँ, स्मोक करता था। अगर मैं उसको इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? डिड ही यूज टू स्मोक, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ यूज्ड ही टू स्मोक। दोनों ही करेक्ट हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने लिखा फिलो टेलर डिस्कवर्ड टेलीविजन इन 1927। यानी 1927 में फिलो टेलर ने क्या किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो ईडी मैंने लगाया है, पास्ट की बात कर रही हूँ, तो मेरा सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस में फिर भी एक एरर है। बताइए क्या एरर है? दिस वर्ब, यस, मैंने यहाँ पे यूज किया डिस्कवर। डिस्कवर हम कम यूज करते हैं। डिस्कवर का मतलब होता है वो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसको किसी ने ढूंढ लिया है, दैट इज डिस्कवर। लेकिन जब कोई नई चीज बनाई जाती है उसको डिस्कवर ना बोल के क्या बोला जाता है? दैट इज इन्वेंट। तो फिलो टेलर ने ढूंढा नहीं था टेलीविजन, बनाया था, कहीं जाके ढूंढ नहीं लिया उसने क्या किया? उसको इन्वेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फिलो टेलर इन्वेंटेड टेलीविजन इन 1927। तो ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ऐसी बहुत छोटी छोटी एरर्स भी दी जा सकती हैं जहाँ पे सिर्फ आपको अपनी लॉजिकल सेंस पे काम करना है। वहाँ पे कोई रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, आपको सेंस देखनी है। ठीक है, तो डिस्कवर का मतलब ऑलरेडी इन्वेंटेड चीज़ को ढूंढना होता है या फिर ऑलरेडी प्रेजेंट चीज़ को ढूंढना होता है, बल्कि इन्वेंट का मतलब होता है नई चीज़ बनाना। तो उसने टीवी को इन्वेंट किया था, टेलीविज़न को उसने क्या किया था? इन्वेंट। तो यहाँ पे हम डिस्कवर ना यूज करके इन्वेंटेड यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हेन आई वॉज 5 years old, I can recite the whole रामायण। यानी जब मैं 5 साल का था तो मैं क्या कर सकता था? मैं पूरी की पूरी रामायण को रिसाइट कर लेता था, उसका अनुवाद कर लेता था, उसको सुना सकता था। ठीक है, यानी वाद से मुझे ये पता चला कि मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या यूज़ कर दिया? कैन। और हमें ये बात पता है कि कैन का पास्ट क्या होता है? कैन का पास्ट होता है कुड। यानी करेक्ट मेरा यहाँ पे होगा व्हेन आई वॉज 5 years old, I could recite the whole रामायणा। राजा राम मोहन रॉय found the Hindu College in 1817 to meet the demand for the teaching of English।
यानी 1817 में राजा राम मोहन राय ने क्या किया, हिंदू कॉलेज की नींव रखी ताकि इंग्लिश टीचिंग की डिमांड को पूरा किया जा सके। एक बार आप यहाँ देखिए, 2 लिखा मैंने, 2 के बाद मैंने मीट का यूज़ किया, बिल्कुल ठीक है। द डिमांड के बाद मैंने 4 का यूज़ किया, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी ये पार्ट मेरा सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। मैंने लिखा राजा राम मोहन रॉय फाउंड द हिंदू कॉलेज, यस हियर इट इज द एरर। आपको पता है फाउंड का मतलब क्या होता है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, यानी मैंने फाइंड की सेकंड फॉर्म यूज की है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, यानी ढूंढ लेना। क्या उन्होंने हिंदू कॉलेज को ढूंढा था? नहीं, उन्होंने क्या किया था, उसकी नींव रखी थी। तो करेक्ट वर्ब मेरी होगी फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। तो यहाँ पे मैं फाउंड ना लिख के क्या लिखूंगी, फाउंडेड लिखूंगी। फाइंड जिसका मतलब होता है ढूंढना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, यानी फाइंड, फाउंड, फाउंड। लेकिन मैं बात कर रही हूँ नींव रखने की, सो दैट इज फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, फाउंडेड होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी हैव, वी के साथ हैव का यूज किया, करेक्ट है। अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, हमारे पास बहुत सारा काम है करने को। रिटर्न बैक बिफोर मदर कम्स होम, यानी जब तक मम्मी घर आती हैं उससे पहले आप क्या करना, घर आ जाना। तो क्या इस सेंटेंस में कुछ एरर है? यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, क्या मतलब होता है, वापस आ जाना, और मैं उसके साथ यूज़ कर रही हूँ बैक। बैक भी हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, वापस आने को प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ पे अननेसेसरी मैं क्या कर रही हूँ, रिटर्न के साथ बैक का यूज़ कर रही हूँ। इससे सेंटेंस मेरा सुपरफ्लुअस बन जाता है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करना। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमें अपने सेंटेंस को किसी भी सेंस में सुपरफ्लुअस नहीं बनाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कैन और एबल हम साथ साथ यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कैन का मतलब भी होता है सकना, एबल का मतलब भी होता है सकना। ठीक है, तो किसी भी तरह से हमें सेंटेंस को ओवरलोड नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। तो रिटर्न का मीनिंग भी वापस, बैक का मीनिंग भी वापस, तो यानी बैक रिटर्न के साथ यूज़ नहीं होगा। रिटर्न अपने आप में एक कंप्लीट वर्ब है जो हमें क्या सेंस देती है, वापस आना। तो बैक लगाने की कोई नीड नहीं है इसके साथ। तो वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो रिटर्न इज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम वॉज नॉट हैप्पी, नीदर इज लक्ष्मण, यानी राम खुश नहीं था, ना ही लक्ष्मण खुश था। इस सेंटेंस का ये मीनिंग निकल रहा है। अब मुझे ये कैसे पता चला कि मैं पास्ट की बात कर रही, मैंने था बोला, ये मुझे पता चल रहा है वॉज से। राम वॉज नॉट हैप्पी, यानी मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। मैंने बोला ना तो राम खुश था और ना ही लक्ष्मण खुश था। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, लक्ष्मण के साथ मैंने वर्ब यूज़ कर दी इज़, तो यहाँ पे एरर है, क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लक्ष्मण के साथ क्या यूज़ करूँगी, वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपोजिशन कंप्लेंट दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड द लॉकडाउन विद द प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, इसका मतलब अपोजिशन ने क्या किया, कंप्लेंट की, शिकायत की कि गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया है उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो एक बार हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे यूज़ किया हैज़ के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। विद द प्रॉपर प्लानिंग, यानी ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी सेंटेंस में मेरा जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है। इसमें कहाँ एरर है, यहाँ पे आप चेक करिए, मैंने लिखा कंप्लेंट। कंप्लेंट का क्या मतलब होता है, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। इसका मतलब ये कंप्लेंट यहाँ पे क्या है, नाउन। वर्ब मेरी क्या होती है, वर्ब होती है कंप्लेन, और कंप्लेन की सेकंड फॉर्म क्या बनती है, कंप्लेंट। कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेंट, यानी यहाँ पे नाउन नहीं आएगा बल्कि एक वर्ब आएगी जिसका मतलब होता है शिकायत करना। तो करेक्ट वर्ड यहाँ पे रहेगा द अपोजिशन कंप्लेंड।
ठीक है, कंप्लेंट को हटा के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्लेंट लिखेंगे, यानी वर्ब लिखेंगे। इस कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ शिकायत करना मुझे यहाँ पे शब्द यूज करना है, तो शिकायत करना की इंग्लिश होती है कंप्लेन, और उसकी सेकंड फॉर्म मुझे यूज करनी है तो हो जाएगी कंप्लेंट। ठीक है।